हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम राशिद और स्टडी कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी खबर आपको बताने वाला हूं जिसका इंतजार उत्तर प्रदेश के करोड़ों लाखों छात्र कर रहे थे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने विद्युत तकनीशियन की वैकेंसी यहाँ पर निकाल दी है। दोस्तों, अगर आप लोग अच्छी स्ट्रैटेजी बना ले तो इस पेपर को क्रैक करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसमें आप लोगों को दो पेपर देने होते हैं। एक पेपर मात्र क्वालिफाइंग है, दूसरा पेपर आपकी मेरिट के आधार पर आपकी ज्वाइनिंग को तय करता है। तो दोस्तों, आज मैं तुम्हें इसके बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। क्या क्या आपके एग्जाम में सिलेबस आएगा, आप पेपर को कैसे क्रैक कर सकते हो और किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बना के अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहना और वीडियो को आखिर तक देखना। विज्ञापन संख्या 3, विद्युत तकनीशियन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत समूह गय की रिक्त सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगित परीक्षा यानी कि CBT-1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा तकनीशियन विद्युत हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित है। श्रेणीवार रिक्तियां निम्नवत है। यहाँ पर समझ लेना, पद का नाम है तकनीशियन विद्युत। ठीक है, पद कोड है आपका 826। अनारक्षित यानी कि जनरल वालों के लिए 245, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 164, अनुसूचित जाति के लिए 127, अनुसूचित जनजाति के लिए 12 और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 60 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है, इन रिक्तों को आवश्यकता UPPCL घटा और बढ़ा भी सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधि मान्यता प्राप्त फोटो युक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है। विज्ञप्ति पदों पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में CBT एक से अधिक पालियों दिवसों में कराएगी। विभिन्न शिफ्ट के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात संलग्न एक के अनुसार, ठीक है, यानी कि नॉर्मलाइज मेथड CBT-1 के प्रथम ए द्वितीय भाग में श्रेष्ठता निर्धारित में प्रयुक्त होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान के चलो बहुत ज़्यादा मात्रा में आवेदन आ जाते हैं तो यहाँ पर शिफ्टों में पेपर होगा और फिर उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन मेथड यहाँ पर लागू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों के लिए ही अनुमान्य होगा। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप यूपी के बाहर के रहने वाले हो तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो, लेकिन आपको आरक्षण से बाहर रखा जाएगा, यानी कि आपको सामान्य में काउंट किया जाएगा। केंद्र राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पद हेतु आहार्य नहीं है। यानी कि जो केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग से की सेवा से निष्कासित है, निकाल दिया गया उसको, तो वो इन पदों के लिए योग्यता नहीं रखता। वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4, ठीक है, रुपये 27,200 न्यूनतम स्तर पर। अन्य भत्ते कॉरपोरेशन में लागू निम्नानुसार देय होंगे। अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं, ये बहुत ज़्यादा जबरदस्त है, इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग विज्ञापन को ठीक से नहीं पढ़ते हो, सीधा फॉर्म भर देते हो। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में किसी एक ट्रेड में अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र NCVT या SCVT का होना आवश्यक है। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसने NCVT या SCVT से ITI का डिप्लोमा ले रखा है, सर्टिफिकेट ले रखा है, इन 3 ट्रेडों में वो यहाँ पर आवेदन कर सकता है। दोस्तों, एक चीज़ में बहुत ज़बरदस्त है ये वाली चीज़, दिनांक 1/1/2020 को न्यूनतम 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के जो छात्र हैं वो यहाँ पर भर सकते हैं, और आयु में छूट भी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC नॉन क्रीमी लेयर, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है को अधिकतम 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश शासन में परिभाषित एवं सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो को उनके द्वारा सेना में की गई पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में 3 वर्ष जोड़ते हुए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आप देख लेना इसको ध्यान से। आरक्षण का लाभ लेने हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है, ये पॉइंट आपको जरा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको आरक्षण लेना है तो आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है केवल सामान्य आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करें। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के हो, चाहे आप SC में आते हो, चाहे ST में आते हो, चाहे OBC में आते हो, या किसी भी कैटेगरी में आते हो, आप सबको जनरल में ही काउंट यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों उपलब्ध होने पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन, ठीक है, निम्नानुसार किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक तथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो
को 5% आरक्षण दे होगा। ठीक है, हॉरिजेंटल आरक्षण मिलेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, जो निम्नानुसार 2% जो क्षेत्रीय आरक्षण होगा वो अनुमानीय होगा। यहाँ पर एक चीज जरा समझ लेना, इसको वाले वाले पॉइंट को, विकलांग अभ्यर्थियों हेतु उपरोक्त विज्ञप्ति में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आरक्षण हेतु चिन्हित नहीं है, अतः विकलांग अभ्यर्थी कृपया आवेदन न करें। यानी कि यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आरक्षण हेतु विकलांग चिन्हित नहीं है, इसलिए आप आवेदन न करें। ठीक है, यहाँ पर फीस देख लेना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, ये बात शर्त है। आपके लिए 700 रुपये फीस है, और जो जनरल ओबीसी वाले हैं उनके लिए 1000 रुपये की फीस है। ठीक है, ये फीस आप नेट बैंकिंग के द्वारा, ये चीज़ समझ लो। ठीक है, आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगी। इसके अतिरिक्त किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में चालान के माध्यम से आप जमा कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर चालान के माध्यम से जमा करते हो तो आप स्टेट बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक में आप फीस जमा नहीं कर सकते, और इसके अलावा नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के अलावा आप किसी अन्य माध्यम से फीस जमा नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखो, जमा करने की विधि वेबसाइट www. ठीक है, UPPCL.org पर उपलब्ध है। बैंक चार्जेस अभ्यर्थी द्वारा अलग से दे होंगे। दूसरा पॉइंट क्या, आवेदन शुल्क के मद में जमा की गई धनराशि नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि आपने फीस जमा कर दी वो आपको वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, अर्हता एवं पत्रों का प्रस्तुतिकरण, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने पर लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से यानी कि प्रोविजनली सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता चयन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यानी कि आपके पास जो एडमिट कार्ड आएगा या आप जो फॉर्म भरोगे वो चयन का आधार नहीं है, चयन का आधार है आपको पेपर यहाँ पर क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग अनापत्ति प्रमाण पत्र। दोस्तों, यदि आप में से कोई भी अभ्यर्थी किसी सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभाग अध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आपको एनओसी यहाँ पर लाके देनी पड़ेगी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा यदि आप किसी दूसरी और कंपनी में जॉब करते हो या किसी गवर्नमेंट संस्था में काम करते हो। चरित्र, अभ्यर्थी को अपने चरित्र शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा अथवा 2 सम्मानित व्यक्तियों जो संबंधी न हो द्वारा प्रस्तुत करना होगा। वैवाहिक स्थिति, आपकी शादी एक से ज़्यादा ना हो। चयन प्रक्रिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा CBT-1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा जिसकी अवधि 3 घंटे होगी। इसको जरा समझ के चलना। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा NIE-LIT यानी कि CCC स्तर पर कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे। 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। यदि आप 4 में से कोई भी ऑप्शन गलत लगाते हो तो आपका 0.25 नंबर जो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चंस 1 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे और 85 नंबर का पेपर होगा। और ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा, जैसा आप CCC का पेपर देते हो सेम टू सेम वही पेपर है। कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अहार्य न मानते हो उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग 20 नंबर नहीं लाते इस प्रश्न पत्र में तो आपका जो दूसरा पेपर होगा उसकी चेकिंग नहीं की जाएगी और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठता मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा और इसका मेरिट में किसी प्रकार से कोई भी फायदा आपको नहीं पहुंचेगा, ना ही आपको नुकसान होगा। बस आपको 20 नंबर ला के इसको क्वालिफाई करना है। मेरिट में आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, द्वितीय भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिनका अधिकतम अंक सम्मुख अंकित है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की निगेटिव मार्किंग की जाएगी। यानी कि यहाँ भी निगेटिव मार्किंग है। दोस्तों, अगर आप गलत करते हो, 4 में से एक ऑप्शन गलत लगाते हो तो आपको 0.25 जो नंबर होंगे वो काट लिए जाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान से इस पेपर को करना। आगे इसका मैं सिलेबस बता देता हूँ। यहाँ पर सामान्य अध्ययन एवं तार्किक 20 क्वेश्चन होंगे, 20 अंकों के होंगे, ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर पर 15 क्वेश्चन है, 15 ही नंबर के हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, 15 क्वेश्चन है, 15 ही नंबर के हैं। सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर की 15 क्वेश्चन 15 नंबर के हैं
और फिर आपका हो गया टेक्निकल। ठीक है, कैसा होगा दोस्तों ये? टेक्निकल। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो आपका इलेक्ट्रिकल का होगा। ठीक है, टेक्निकल पेपर होगा। और ये 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर के। तो टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन हो गए, 150 नंबर के। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसका सिलेबस हो गया। और चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात ऐसा अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम अंक प्राप्त करेंगे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ये पॉइंट समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। मैं इसी पॉइंट को यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। जब आप सेकंड पेपर देते हो जो कि 200 नंबर का पेपर है, और 200 नंबर के पेपर में आपको 67 अंक लाने ही लाने होंगे। यदि आप 67 अंक नहीं लाते तो आपका जो मेरिट में वो होगा, मेरिट बनेगी, तो आपको उस मेरिट से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि ये आपको एंट्री के लिए है। यदि आपके 67 नंबर से ज़्यादा है तो उससे ऊपर के आपके जो मेरिट होगी वो बनेगी। बाकी जिसके 67 नंबरों से कम है उनको पहले ही मेरिट से बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि डिस्क्वालीफाई उनको पहले ही मान लिया जाएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि 67 अंक आप ले आए और आप सीधा आपको जॉब मिल गई। नहीं, आपको इतने नंबर लाने के लिए मेरिट में एंटर करना पड़ेगा। इससे कम होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। ठीक है, उपरोक्त निर्धारित प्रतिबंधों एवं अहर्ताओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंक पर ही अभ्यर्थी के अंतिम मेरिट लिस्ट बनकर तैयार होगी और चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। उपरोक्त निर्धारित 200 अंक की परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसके द्वारा अप्रेंटिस की गई हो। यदि एक से अधिक अप्रेंटिस के अभ्यर्थी पात्र हो तो उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यानी कि 2 अभ्यर्थी है जो पेपर में बैठे उनके नंबर सेम है। ठीक है, तो जिसने ज़्यादा अप्रेंटिस की होगी उसको वरीयता दी जाएगी। यदि दोनों ने अप्रेंटिस सेम कर रखी है तो फिर जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। परीक्षा प्रक्रिया के संबंधित अन्य ऐसे बिंदु जिनका इस नियमावली में उल्लेख नहीं है के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को होगा। एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पर सेंटर देख लो। परीक्षा स्थान, परीक्षाएं लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ एवं कानपुर शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया बढ़ाया जा सकता है। आवेदन कैसे करें ये पॉइंट आप समझ लो। ठीक है, आवेदन कैसे करें? कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे जाओ, www.uppcl.org खोलो एवं टैब अप्लाई ऑनलाइन टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पर क्लिक करें तथा खुलने वाले नए पेज पर हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करें। प्रक्रिया को भलीभांति समझें, आवेदन पत्र को निर्देशानुसार पढ़ें। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपना रजिस्टर्ड ईमेल एवं मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षाफल आने तक सजीव रखें, यानी कि उसको बनाए रखें। परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचना इन्हीं के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड वेबसाइट पर मिलेगा, www.uppcl.org से डाउनलोड करना होगा और एडमिट कार्ड डाक के द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे। ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बाकी छोटे मोटे पॉइंट आप देख लेना इसको ध्यान से। एक चीज और समझ लेना, पारदर्शिता। परीक्षा की पारदर्शिता हेतु निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रश्न पत्र का सही हल परीक्षा की समाप्ति से यथासंभव 2 दिन के अंदर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा एवं अपलोड की तिथि से 3 दिन तक समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज करने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि जब आप पेपर देकर आओगे तो आपकी जो आंसर की होगी, जो पेपर का सही आंसर की होगी, वो 2 दिन के अंदर अंदर अपलोड कर दी जाएगी और 3 दिन तक वो आपकी वेबसाइट पर रहेगी। आप वहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो कर सकते हो। ठीक है, अभ्यर्थी को इस वेबसाइट से रिस्पॉन्स सीट अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से डाउनलोड करना होगा। ये आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। निर्धारित अवधि के पश्चात परीक्षा संबंधी किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाए। किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र केवल लखनऊ ही होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज़। ठीक है, आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियां 1/7/2020 से 22/7/2020 तक। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन द्वारा आवेदन शुल्क करने की तिथियां 1/7/2020 से 22/7/2020 तक। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बहुत कम डेट है आपके पास, मात्र 12 दिन है। आप यहाँ पर इसको कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप लोग चालान के माध्यम से कर सकते हो तो आपको 2 दिन फालतू मिले, 24/7/2020 से यहाँ पर आप लोग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिलेबस बनाया है, आप उस सिलेबस को देख लेना। सिलेबस ये है, उत्तर प्रदेश टेक्नीशियन एग्जाम पैटर्न 2020। पार्ट एक, कंप्यूटर नॉलेज 50 क्वेश्चन आएंगे, CCC लेवल का टेस्ट होगा और ये 50 के 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। मात्र इसमें 20 लाने और ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। लेकिन अगर ये आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आपको पहले ही डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। ठीक है, जनरल स्टडीज एवं रीजनिंग एबिलिटी, ये आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि मैथ और रीजनिंग के यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे।